प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछली क्लास में हमने इनपुट यूनिट को पढ़ा था। अब इनपुट यूनिट के बाद हम अगले चरण में चलते हैं। और आज मैं जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि इनपुट यूनिट के बाद हम पढ़ेंगे सी यूनिट। तो सी यूनिट के पहले हम पढ़ेंगे सी यूनिट पे पहले देखते हैं कि सीपीयू क्या होता है। भाई सीपीयू जो होता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो भाग होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीनों के तीनों जो भाग होते हैं, जो पार्ट होते हैं सीपीयू के, किसके भाग होते हैं? सीपीयू के भाग होते हैं। सीपीयू का अगर नाम देखा जाए तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह यूनिट 3 भागों में विभाजित होती है। कौन कौन से भागों में विभाजित होती है? पहली यूनिट होती है इसकी सीयू, फिर इसकी यूनिट होती है एएलयू और फिर इसकी यूनिट होती है थर्ड मेमोरी। तो बात करते हैं कि सीयू का पूरा नाम होता है, जैसा कि लिखा हुआ है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल का अगर हिंदी अर्थ देखें तो कंट्रोल का हिंदी अर्थ होता है नियंत्रित। क्या होता है? नियंत्रित। और यूनिट का मतलब होता है इकाई। तो यह सीपीयू की एक नियंत्रित इकाई होती है। नियंत्रित से आता है कि सीपीयू के अंतर्गत, जिसकी मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि सीपीयू के साथ या कंप्यूटर के साथ कई प्रकार की डिवाइसेस जुड़ी रहती हैं, जिनमें से इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है और सीपीयू के अंदर भी कई प्रकार के भाग होते हैं। इन सभी भागों को और इन सभी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए सी यूनिट या कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सीयू यूनिट जो होती है वो क्या होती है, क्या करती है, तो आपको सब इतना ही कहना है कि सी यूनिट कंप्यूटर सीपीयू का एक भाग होता है जिसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। और इसे अगर हिंदी में बात करें तो नियंत्रित इकाई इसे कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगली बात आती है एएलयू। दूसरा भाग होता है इसका एएलयू। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? गणितीय। गणितीय मतलब विभिन्न प्रकार की मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइकेशन, डिवाइडेशन, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, मतलब विभिन्न प्रकार की गणितीय गणनाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो अगर इनडायरेक्टली कहा जाए कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होती है, तो यह सीपीयू की सेकंड यूनिट होती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गणितीय गणनाएं की जाती हैं, जिसमें गणितीय गणनाओं के अंतर्गत प्लस माइनस हुआ या विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशन से संबंधित जो भी कार्य होता है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं तो आगे अगली तीसरी सीपीयू की यूनिट होती है मेमोरी। मेमोरी, तो मेमोरी से क्या आशय होता है? मेमोरी से आशय होता है, मेमोरी को कहा जाता है, अगर हिंदी में बात की जाए तो मेमोरी को बोला जाता है याददाश्त। याददाश्त से क्या आता है? जिस प्रकार एक मानव विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, जानकारियों को जो दैनिक जीवन में वो घटित होती हैं, उन सभी को वो आंखों के माध्यम से देखता है। और आंखें किसका काम करती हैं? इनपुट का काम करती हैं और ब्रेन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को पहुंचाती है। और ब्रेन किसका काम करता है? मेमोरी का काम करता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूचना एवं जानकारियां संग्रहित रहती हैं। और ये सभी सूचना एवं जानकारियां आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य द्वारा प्राप्त की जाती हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग की जाती हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार मानव विभिन्न सूचना एवं जानकारियों को संग्रहित करने के लिए मस्तिष्क का उपयोग करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की सूचना और जानकारियों को, जिन्हें मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता दूं। डेटा का आशय क्या होता है? विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के समूह को डेटा कहा जाता है। और जब डेटा को प्रोसेस करा दिया जाता है तो हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर देखें कि एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में, अलग अलग विषयों में अलग अलग अंक प्राप्त करता है, और उन अंकों को हम जब प्रोसेस करते हैं, अंकों का परसेंटेज ज्ञात करते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम निकालते हैं, तो जो ग्रेडिंग सिस्टम और जो परसेंटेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, डाटा को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है? इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। और जो भी काम होने के बाद किसी प्रकार की इनपुट जो दिए जाते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, वो सभी के सभी कहाँ पे जाकर सेव होते हैं? मेमोरी के अंतर्गत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार मनुष्य विभिन्न प्रकार की सूचना एवं जानकारियों को मस्तिष्क में स्टोर करके रखता है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी विभिन्न सूचना एवं जानकारियों को, जिसे मैंने आपको बताया डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में कहा जाता है, इन्हें स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेमोरी का उपयोग किया जाता है। मेमोरी अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार से उपयोग की जाती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, आप देख पा रहे होंगे, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी।
ठीक है, बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। क्योंकि प्राइमरी को अगर हिंदी में परिभाषित किया जाए तो प्राइमरी का अर्थ होता है प्राथमिक, और मेमोरी का मतलब होता है मेमोरी। यह कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी से आता यह है कि कंप्यूटर के वे सभी प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के निर्माण में सहायक होते हैं, जो कंप्यूटर के निर्माण करते हैं, वे सभी के सभी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिन्हें हम बायोस और पोस्ट के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? बायोस, पोस्ट, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर का तो बात ये आती है कि जो भी प्रोग्राम जो सिस्टम का निर्माण करते हैं, सिस्टम के निर्माण में सहायक होते हैं, तो वे सभी के सभी प्रोग्राम्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। अच्छा, बात ये आती है कि प्राइमरी मेमोरी में ही क्यों स्टोर होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो बात ये आती है कि भाई प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो भी मैंने कहा कि जो कंप्यूटर का निर्माण करते हैं ऐसे प्रोग्राम, जिसे फर्मवेयर भी कहा जाता है, जो कि हार्डवेयर के साथ काम करते हैं, वो सभी प्राइमरी मेमोरी में ही क्यों स्टोर होते हैं? क्योंकि मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो फिर प्रोग्राम होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर भी हो सकते हैं, लेकिन किंतु प्राइमरी मेमोरी में ही क्यों स्टोर होते हैं? तो उसका कारण है क्योंकि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एग्जीक्यूट का आशय ये है कि सबसे पहले आने वाली जो मेमोरी होती है, जो रन होने वाली मेमोरी होती है, सबसे पहले कौन सी मेमोरी एग्जीक्यूट होती है? प्राइमरी मेमोरी। और चूंकि प्राइमरी मेमोरी अगर सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए या कंप्यूटर में जो फर्मवेयर है जब तक वो चालू नहीं होंगे, जब तक हम दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं कर सकते। तो उन सभी सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए, क्योंकि वो कहाँ पे स्टोर रहते हैं? प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में इसलिए स्टोर रहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, तो वो सभी के सभी प्रोग्राम इसी कारण इसमें स्टोर किए जाते हैं। और जैसे ही स्टोर किए जाते हैं और कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले किस मेमोरी पे एग्जीक्यूट करता है? प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि प्राइमरी मेमोरी क्यों स्टोर की जाती है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही इन प्रोग्राम्स को स्टोर कराया जाता है। जैसे ही प्राइमरी मेमोरी एग्जीक्यूट होगी, कंप्यूटर में वो सभी प्रोग्राम जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में सहायक होते हैं या कंप्यूटर के निर्माण में सहायक होते हैं, वो सभी के सभी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। जिन्हें मैंने आपको बताया बायोस या पोस्ट के रूप में होते हैं। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाते हैं और स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन को प्रदर्शित करते हैं, और कंप्यूटर की सबसे पहले स्क्रीन जो प्रदर्शित होती है उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? उस स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप बोलते हैं। क्लियर है? बात चल रही थी मेमोरी की। तो मेमोरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जो भी सिस्टम निर्माण के सॉफ्टवेयर होते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं जिन्हें, जो भी सिस्टम निर्माण के सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी की सभी सॉफ्टवेयर किस मेमोरी के अंतर्गत स्टोर रहती है? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत स्टोर रहती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार से यूज की जाती है, नंबर 1 रैम और नंबर 2 रोम। रैम का पूरा नाम होता है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा होता है रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, जैसा मैंने बताया, प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार होती है, नंबर 1 रैम और नंबर 2 होता है रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते होंगे या काम आपने किया हो या लैब में आपने कंप्यूटर पे एक्सेल या वर्ड पे कोई भी फाइल बनाई होगी, जब फाइल बनाई होगी तो फाइल बनाते समय आप जब तक फाइल को आप सेव नहीं करते, जैसे आपने MS एक्सेल ओपन किया या MS वर्ड ओपन किया और जब तक आप उसमें काम कर रहे हैं, तो काम करने के दौरान जो डेटा आप लिख रहे हैं, कोई मार्कशीट डिजाइन कर रहे हैं या कोई भी लेटर एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, तो जब आप डेटा लिख रहे होते हैं तो वो डेटा कहाँ पे जाके सेव होता है? वो तब तक रैम के अंतर्गत स्टोर रहता है। ठीक है, रैम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। किसी भी कारण से अगर लाइट चली जाती है या विद्युत प्रदाय बंद हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी में कोई समस्या आती हो जिसके कारण कंप्यूटर बंद होकर चालू हो जाता है या कंप्यूटर बंद हो जाता है और जब पुनः चालू करते हैं तो इसमें लिखा हुआ डेटा हमेशा डिलीट हो जाता है। तो उसका कारण ही यही है कि डिलीट इसी कारण से हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर में जब तक हम काम कर रहे होते हैं और किसी भी डेटा को जब तक हम सेव नहीं करते, वह डेटा कहाँ पे दिखाई देता होता है? वह डेटा रैम के अंतर्गत ही प्रदर्शित होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलेटाइल का हिंदी में अर्थ होता है अस्थायी। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है
जब तक हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, है ना, और डेटा को सेव नहीं कर रहे होते हैं और कंप्यूटर पे डेटा को लिखे जा रहे होते हैं, तब उस समय जो डेटा होता है वो डेटा रैम के अंतर्गत सेव होता है। यदि डेटा को सेव कर दिया जाता है, यदि हम सेव कर देते हैं तो कहाँ पे जाके सेव हो जाता है, उस सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत सेव हो जाता है। कहने का मतलब ये कि प्राइमरी मेमोरी का उपयोग हमेशा कौन करता है, कंप्यूटर करता है। लेकिन जब उपभोक्ता कंप्यूटर पे काम करता है, जैसे उपभोक्ता को हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं, जब यूजर कंप्यूटर पे काम करता है और कंप्यूटर पे काम करने के दौरान विभिन्न सूचना एवं जानकारियों को जब वो सेव करता है, तो सेव करने के बाद वह कहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो उपभोक्ता जिस मेमोरी को यूज करता है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, और कंप्यूटर जिस मेमोरी को उपयोग करता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी की मैंने आपको भाग बताया, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, या रैम पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अस्थायी मेमोरी होती है। जब भी कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो जो भी डेटा होता है वो उसी के अंतर्गत सेव होता है, और किसी कारण से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत प्रदाय बंद हो जाता है, इस मेमोरी के अंतर्गत लिखा हुआ डेटा मिट जाता है। लेकिन डेटा को सेव कर दिया जाता है तो डेटा कहाँ पे जाके सेव हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत सेव हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग कौन करता है, उपभोक्ता उपयोग करता है, इसलिए इसे यूजर मेमोरी भी कहा जाता है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इसका उपयोग सिस्टम करता है, इसलिए इसे सिस्टम मेमोरी भी कहा जाता है। बात आती है रीड ओनली मेमोरी की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही परिभाषित कर दिया है कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वह किसकी मेमोरी होती है, वह होती है सिस्टम की मेमोरी। क्योंकि सिस्टम इस मेमोरी को उपयोग करता है तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं जिन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, रीड ओनली, केवल पढ़ने योग्य। तो ऐसे प्रोग्राम जिन्हें केवल देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। और ऐसे प्रोग्राम जो सिस्टम डेवलपमेंट के लिए सहायक होते हैं वही सभी के सभी प्रोग्राम किस मेमोरी के अंतर्गत स्टोर रहते हैं, रैम रोम के अंतर्गत वह स्टोर रहते हैं, जिसे हम आमतौर पर रीड ओनली मेमोरी के रूप में जानते हैं। बात आती है प्राइमरी मेमोरी की बात, अगर बात आती है सेकेंडरी मेमोरी। अब बात ये आती है भाई सेकेंडरी मेमोरी, जैसा कि मैंने आपको बताया सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसे यूजर मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इस मेमोरी का उपयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, यूजर के द्वारा किया जाता है। यूजर जो भी सिस्टम के अंतर्गत प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्राम तैयार करता है, किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को कोई फाइल बनाता है, वो सभी के सभी इसके अंतर्गत स्टोर होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। द्वितीयक मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक मेमोरी जो मेन मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है, इस मेमोरी का उपयोग सिस्टम द्वारा किया जाता है, जिसके कारण कोई उपभोक्ता जो होता है, यूजर जो होता है, अपनी विभिन्न प्रकार की फाइलों को प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत सेव नहीं करता। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसकी इतनी अधिक क्षमता नहीं होती है कि यूजर के डेटा को भी इस पर सेव किया जा सके, या इसमें इतना स्पेस नहीं रहता कि यूजर इसमें अपना डेटा सेव करे, जिसके लिए यूजर को एक अलग से मेमोरी की आवश्यकता होती है, एक द्वितीयक मेमोरी की आवश्यकता होती है, जिसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी जिस प्रकार प्राइमरी मेमोरी का देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं, रैम और रोम, उसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी के भी भाग होते हैं, जिन्हें हम वस्तुतः इस प्रकार समझेंगे। नंबर एक एचडी, जिसका पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क। इसके बाद आती है आपकी सेकंड नंबर फ्लॉपी, जिसे विंचेस्टर डिस्क भी बोलते हैं। नंबर 3 पे आता है आपका सीडी, जिसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और नंबर 4 पे आता है डीवीडी, इसका पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा सेकेंडरी मेमोरी में मुख्य रूप से यूज की जाने वाली मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के अंतर्गत यूजर जो भी डेटा सेव करता है वो कहाँ पर जाके सेव होता है, हार्ड डिस्क में। पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि प्राइमरी मेमोरी की साइज या स्पेस इतना अधिक नहीं होता है कि यूजर उसके अंतर्गत डेटा सेव कर सके, क्योंकि यह सिस्टम की मेमोरी होती है। सिस्टम जो भी प्रोग्राम होते हैं वो इसके अंतर्गत स्टोर कर देती है, जिसकी इसकी साइज कैसी रहती है, फुल रहती है। इसमें डेटा यूजर अपना स्टोर नहीं कर सकता। अब यूजर को जब डेटा स्टोर करना होता है तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत स्टोर करता है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत मुख्यतः जिस मेमोरी जिस डिवाइस का या जिस इकाई का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क का अगर फिजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए, हार्ड डिस्क की बात करें, क्योंकि यह इंट्रोडक्शन क्लास है, कंप्यूटर की बेसिक बताने, अगली क्लास में हम इसमें विस्तार रूप से चर्चा करेंगे सिलेबस की कंटेंट के अकॉर्डिंग, है ना। अब इसमें क्या करना, हार्ड डिस्क के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन हार्ड डिस्क के बारे में बेसिक समझ लीजिए कि हार्ड डिस्क होती क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी, चूंकि मैंने आपको कहा कि उपभोक्ता द्वितीयक मेमोरी का उपयोग करता है, और द्वितीयक मेमोरी के रूप में मुख्य रूप से किसका यूज करता है, हार्ड डिस्क का यूज करता है। अब हार्ड डिस्क जो होती है यह सेकेंडरी मेमोरी के मुख्य रूप से यूज की जाती है, जिसके अंतर्गत यूजर अपना डेटा एक फाइल में एक नाम के द्वारा सेव करता है। उस नाम को क्या बोला जाता है, फाइल नेम।
फाइल नेम जो होता है यूजर कोई भी नाम दे सकता है, अपना नाम दे सकता है, क्योंकि ये यूजर डिफाइन होता है। यूजर डिफाइन का आशा होता है यूजर द्वारा परिभाषित। तो यूजर जो भी नाम दे अपनी फाइल को अपने नाम से सेव कर देगा तो उसे फाइल नेम कहा जाता है, वो मेमोरी के अंतर्गत स्टोर हो जाता है। और मेमोरी के अंतर्गत जो भी फाइल स्टोर होती है, जो भी डेटा स्टोर होता है, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए हमें वापस उसी फाइल नाम का याद होना आवश्यक होता है। दूसरी बात करते हैं अगली सेकेंडरी डिवाइसेस की। अगर बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत दूसरी जो मेमोरी डिवाइस आती है उसको बोलते हैं फ्लॉपी। फ्लॉपी चूंकि अब देखने को नहीं मिलती क्योंकि यह बहुत आउटडेटेड हो चुकी हैं। आउटडेटेड से आशा ये बहुत पुरानी हो चुकी है, अब वर्तमान में इनका उपयोग नहीं होता। वर्तमान में पेन ड्राइव आपने देखा होगा या आपने मोबाइल के कार्ड सुने होंगे, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में यूज की जाते हैं। मोबाइल के अंतर्गत सिस्टम के अंतर्गत फ्लॉपी यूज की जाती थी, लेकिन धीमे धीमे अब स्टोरेज इतना ज्यादा आने लगा है या स्टोरेज की या सेकेंडरी स्टोरेज की इतनी अधिक डिवाइसेस आने लगी कि इनका धीमे धीमे उपयोग बंद हो गया है। तो फ्लॉपी भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थी जो सीडी के समान, या आपने पेन ड्राइव का नाम सुना होगा। पेन ड्राइव में जिस प्रकार डेटा को भर के एक कंप्यूटर से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफर किया जाता है पेन ड्राइव के माध्यम से, उसी प्रकार से काम कौन करती थी फ्लॉपी। लेकिन अब ये आउटडेटेड हो चुकी है, अब इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो चूंकि सिलेबस में आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताना था इसलिए मैंने आपको बताया, अब इसका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जाता। तीसरी बात आती है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी आपने देखी होंगी, कई लोगों ने नहीं भी देखी है। जो पुराने लोग होंगे जो मूवीज वगैरह आप देखते थे पहले वीसीआर में, वीसीआर के अलावा आप सीडी प्लेयर में आप जब मूवीज देखते थे तो आप सीडीओ को आपने देखा होगा जिसके अंतर्गत डेटा का स्टोरेज किया जाता था। सेकेंडरी स्टोरेज का यूज सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है। अब सेकेंडरी मेमोरी का फायदा ये रहता है कि सेकेंडरी मेमोरी में अंतर्गत जो भी डिवाइस यूज की जाती है स्टोरेज के लिए वो कैसी होती है, पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल से आता है क्या है, कोई भी वस्तु जिसे आसानी से एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर लाया व ले जाया जा सकता है उसे क्या बोला जाता है, पोर्टेबल बोला जाता है। तो जितनी भी सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं या सेकेंडरी मेमोरी की यूनिट होती है, सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डिवाइसेस यूज की जा रही हैं, इन्हें आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से लाया व ले जाया जा सकता है। बात आती है सीडी की। सीडी दो प्रकार से यूज की जाती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल और दूसरी डिस्क होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। माने सीडी कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से यूज की जाती है। नंबर 1 सीडी आर और नंबर 2 होती है सीडी आरडब्ल्यू। इसमें पहली सीडी का मतलब होता है सीडी रीडेबल, माने इसमें जो डेटा स्टोरेज रहेगा उसको आप केवल पढ़ सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। दूसरी होती है सीडी आरडब्ल्यू। सीडी आरडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइटेबल। इसका आशय क्या होता है कि दोनों की दोनों जो सीडी के अंतर्गत जो डेटा स्टोर किया गया है उसे न केवल आप रीड कर सकते हैं बल्कि उसमें किसी प्रकार के संशोधन भी कर सकते हैं। अब बात आती है डीवीडी की। अगली चीज आती है डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या होता है, डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। अब बात ये आती है एचडी के बाद हार्ड डिस्क के बाद फ्लॉपी आई, फ्लॉपी के बाद सीडी आई, सीडी के बाद डीवीडी आई, या इनके स्थान पे कोई दूसरी मेमोरी डिवाइस यूज क्यों की जाने लगी। फ्लॉपी क्यों बंद हो गई, क्योंकि फ्लॉपी में कुछ ना कुछ कमियां रही थी जिसके कारण फ्लॉपी बंद हुई। उन कमियों के बारे में बात करते हैं तो फ्लॉपी में स्टोरेज कम था, फ्लॉपी को मेंटेनेंस ज्यादा करना पड़ता था, फ्लॉपी की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी, फ्लॉपी को डस्ट वाटर है ना आदि से दूर बहुत संभाल के रखना होता था। लेकिन ये समस्या सीडी में नहीं आई। सीडी की कीमत कम होती थी, सीडी में स्टोरेज ज्यादा होता था है ना, और सीडी आराम से पोर्टेबल होती थी और उससे डस्ट ज्यादा का इफेक्ट ज्यादा फ्लॉपी की तुलना में नहीं पड़ता था। लेकिन फ्लॉपी सीडी के बाद फिर क्या है, सीडी भी खत्म हुई, वर्तमान में डीवीडी का यूज किया जाने लगा। तो सीडी का अगर यूज कम हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि डीवीडी के अंदर सीडी के अंदर का जो स्टोरेज होता था, अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपने अगर एक मूवी कोई भी देखी हो तो आप एक मूवी के 3 से 4 पार्ट हुआ करते थे, चारों के लिए आप 4-4 सीडियां यूज करते थे। लेकिन डीवीडी के उपयोग से क्या हुआ, डीवीडी में एक ही डीवीडी में आप 5 से 6 मूवियां एक साथ देख सकते थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि डीवीडी जो हुई वो सीडी की तुलना में अधिक स्टोरेज होते थे, साथ ही साथ उसकी कीमत भी बहुत कम होती थी, सीडी के बराबर होती थी। इसी कारण धीरे धीरे सीडियां बंद हो गई और जिसके कारण डीवीडी का उपयोग किया जाने लगा। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। सीडी के समान ही डीवीडी भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। किस प्रकार की, डीवीडी आर लिख देता हूं मैं, डीवीडी आर और डीवीडी आरडब्ल्यू, मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क रीडेबल और डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल। दोनों के प्रकार समान है। इसमें लिखे हुए डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है और इसमें स्टोर किए गए डेटा को न केवल पढ़ा जा सकता है बल्कि उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो आपका यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी कंप्लीट होता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको पोर्शन समझा दिया है कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 3 भागों में विभाजित रहता है। कंट्रोल यूनिट,
नियंत्रित इकाई होती है। एएलयू पूरा नाम होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यह कैसे मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। मैथमेटिकल फंक्शन के अंतर्गत प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू विभिन्न प्रकार की गणित की गणना करने के लिए यह यूनिट उपयोग की जाती है। और अंत में मेमोरी, जिसे हमने विस्तार रूप से स्मृति के रूप में या मानव के मस्तिष्क के जिस प्रकार मानव मस्तिष्क में सूचनाएं संग्रहित करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अपनी मेमोरी के अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत स्टोर करता है। अब ये क्लास में यहीं खत्म करूंगा। अगली क्लास में हम आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे ना। धन्यवाद।